हाँ ओके। तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जो भी नए लोग हैं जो वापस से सीखना चाहते हैं बेसिक्स थी, क्योंकि अभी जो मैं स्टार्ट करूंगा वो करूंगा अभी जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो होगा ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। इससे पहले मैंने काफी सारे टॉपिक को ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, वो चीज आप लोगों ने नहीं देखा होगा। One second. वो चीज आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो आप लोगों को वो चीज वापस से अगर सीखना है तो इसके बाद मैं बैच 3 बनाऊंगा। आप लोगों को क्या करना है कि उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना जो बैच 3 का होगा। वो मैं क्या करूंगा, बैच 2 वाले ग्रुप में उसका लिंक डाल दूंगा और यूट्यूब पे जो वीडियो डालूंगा उसमें भी उसका लिंक दे दूंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, बैच 3 का जो ग्रुप होगा उसको ज्वाइन कर लेना है। फिर बैच 3 का जो लिंक होगा वो मैं वहां शेयर करूंगा और फिर आप वापस से जो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा एकदम जीरो लेवल से, देन आप उसको वापस से सीख सकते हो। जिनको समझ नहीं आया वो भी वापस से सीख सकते हैं। हेमंत जी बोल रहे सब देख चुके हैं, कोई इशू नहीं है, आप देख चुके बहुत अच्छी बात है। बाकी जो भी लोग नए वापस से सीखना चाहते हैं तो वो लोग वहां से बैच 3 भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ओके तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है वो है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। समझेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होता है क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे करना चाहिए, क्या होता है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, किसमें हम लोगों को ज्यादा ट्रेड करना चाहिए, हम लोग पूरे डिटेल में क्लियर करेंगे और आप लोगों के जो भी डाउट होंगे उसको भी क्लियर करेंगे। तो अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग बताना स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। कोई भी डाउट होगा बीच में आप रोक कर मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर डाउट नहीं होगा तो आप अपने आपको अनम्यूट मत करना, डाउट होगा तभी आप अनम्यूट करके मेरे से क्वेश्चंस पूछना। स्क्रीन दिख रहा है सब लोगों को मेरी? हाँ सर दिख रही है। ओके ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स था इसमें हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, कैंडलस्टिक चार्ट और चार्ट पैटर्न, ये सारे टॉपिक को क्लियर कर चुका हूँ। इसके बाद हम लोगों ने क्लियर किया था स्विंग ट्रेडिंग का। उसके बाद फिर हम लोगों ने कल जो डिस्कस किया था वो था इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में हम लोग पूरे बेसिक से लेकर एडवांस तक के हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर ऑलरेडी कर चुके हैं। आज को जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। इसको हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे, लेकिन आप लोग एक बार ये बता दो कि इतने ऊपर जो मैं आप लोगों को जो भी टॉपिक समझाया हूँ इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट, टेक्निकल एनालिसिस में हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस में हो, प्राइस एक्शन में हो, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में हो, या कैंडल्स में हो, चार्ट पैटर्न में हो, स्विंग ट्रेडिंग में या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग में, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप पूछ लो। 10 से 15 मिनट में उसको हम लोग क्लियर करेंगे और फिर हमारा जो आज का मेन टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग पहले ये बता दो आप लोगों को कोई भी डाउट जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसमें। अगर कोई डाउट नहीं है तो हम लोग जल्दी से आगे बढ़ेंगे, अगर डाउट है तो आप प्लीज जल्दी से पूछ लो। कोई भी डाउट किन्हीं लोगों को, किन्हीं को कोई भी डाउट? अगर डाउट नहीं है भी है तो आप लोग ये भी बताओ कि कोई भी डाउट नहीं सर, आप आगे बढ़ जाओ। अगर रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो फिर मुझे नहीं समझ सर नहीं कोई आएगा। नहीं सर, इंटरडे ट्रेडिंग वाला थोड़ा रिव्यू कर दे कल का। ओके ललित जी को इंट्राडे ट्रेडिंग समझना है, बाकी लोगों का और कोई डाउट? नहीं सर कोई डाउट नहीं। नो नो ओके तो ठीक है, मैं एक बार हेलो आप लोग, हाँ जी बोलिए। सर, मोर एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग प्राइस एक्शन। क्या बोलिए, वापस से बोलिए। मोर एक्सप्लेनेशन व्हाट रिगार्डिंग प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन एंड, उसी पॉइंट पे थोड़ा ज्यादा और एक्सप्लेनेशन चाहिए था। अच्छा प्राइस एक्शन पे, ठीक है। तो एक बार मैं पहले प्राइस एक्शन पे इसके बाद है हमारा इंटर ट्रेडिंग। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, प्राइस एक्शन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग को। उसके बाद जो डाउट होगा उसको एक बार मैं पूछ लूंगा और वापस से जो हम लोगों का आज का मेन टॉपिक है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग उस पर चलेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि प्राइस एक्शन को वो क्या होता है। मैं एक बार यहाँ पे अपना ग्राफ ओपन कर लेता हूँ फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। किन्हीं को भी कोई भी डाउट होगा बिना आदम कुछ भी झिझक नहीं है, डायरेक्ट आप लोगों को डाउट पूछना है, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को। ये जो हमारा सेशन है ये सिर्फ और सिर्फ डाउट क्लियर करने के लिए है, क्योंकि ऐसे ऐसे हजारों वीडियो आप लोग ऑलरेडी देख सकते हो यूट्यूब पे, लेकिन जो डाउट है आपके मन में वो आप यहाँ पे पूछो डायरेक्ट, मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, वापस से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। ये पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस, ट्रेंड ऑफ द मार्केट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इस तीनों कॉन्सेप्ट के अंदर ही हमारा प्राइस एक्शन छुपा हुआ, आप इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं आपको समझाया था पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस, ठीक है। अब प्राइस एक्शन का क्या मतलब होता है कि एक बार यहाँ से प्राइस नीचे की ड्रॉप आया, जब वापस प्राइस यहाँ पे जाएगा तो हमारे रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे की तरफ ड्रॉप होगा। तो एक तरीके से क्या, ये प्राइस का एक्शन है कि यहाँ पे गया, वहां से नीचे की तरफ आया, फिर वापस से रेजिस्टेंस के पास गया और नीचे की तरफ आया। यहाँ पे समझना ध्यान से इस चीज को।
प्राइस यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया और रेजिस्टेंस से थोड़ा नीचे से ड्रॉप हुआ, वापस ऊपर की तरफ गया, यहाँ से फिर वापस प्राइस नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ, फिर जब रेजिस्टेंस के पास गया रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ पे देख सकते हो इसी लाइन से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया। तो ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे गया फर्स्ट अटेम्प्ट नीचे, ऊपर गया नीचे, सेकेंड अटेम्प्ट, फिर यहाँ पे थर्ड अटेम्प्ट ऊपर गया, वापस से प्राइस नीचे की तरफ आया। तो 3 बार इस लाइन से प्राइस नीचे की तरफ आ चुका है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरीके से ये प्राइस का स्ट्रक्चर बन रहा है। प्राइस का स्ट्रक्चर क्या है, ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा, फिर नीचे की तरफ आ रहा। तो एक तरीके से एक प्राइस का स्ट्रक्चर बनते हुए कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा। क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल प्राइस एक्शन या फिर प्राइस का स्ट्रक्चर है ये। इसमें आप लोगों को 3 चीज हमेशा ध्यान रखना है। टेक्निकल एनालिसिस में 3 चीज ही इंपॉर्टेंट होता है। पास्ट प्राइस को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करना। अगर एक बार यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया है तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जब वापस से इस रेजिस्टेंस के पास आएगा तो सेम जो पहले चीज हुआ वही अभी रिपीट होगा और वापस से नीचे की तरफ आएगा। फिर जब वापस से प्राइस इसके पास आएगा रेजिस्टेंस के पास, तो हम लोग पास्ट प्राइस को देखेंगे कि पास्ट में इसमें क्या किया, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस हम लोग कैसे समझते हैं, पास्ट के एक्शन को देखकर अभी का हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, कॉमन सी बात है। तो अभी क्या हुआ था, यहाँ से नीचे की तरफ आया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब वापस से प्राइस इसके पास जाएगा तो यहाँ से ड्रॉप होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन से लोग बैठे होते हैं, शेयर लोग बैठे होते हैं। रेजिस्टेंस पे हमेशा शेयर लोग बैठे होते हैं और जब भी प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाता है वो सेल करना स्टार्ट करते हैं और प्राइस क्या होता है, नीचे की तरफ आने लगता है। उसके बाद हम लोगों ने समझा था ट्रेंड ऑफ द मार्केट। मार्केट में कितने तरीके का ट्रेंड होता है, मार्केट में 3 तरीके का ट्रेंड होता है। अब क्या होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवे ट्रेंड। अप ट्रेंड क्या होता है, प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ये अपना नया हाई बनाया। मान लेते हैं कि इस हाई को मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था तो ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया यहाँ पे, फिर वापस ऊपर की तरफ गया, ये अपना दूसरा हाई बनाया। यहाँ पे वापस से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये अपने प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक किया, वापस से नीचे की तरफ आया, फिर जब ऊपर गया तो वापस से अपने प्रीवियस हाई को क्या किया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे अपने प्रीवियस हाई को कंसिस्टेंसी ऊपर की तरफ ब्रेक करते हुए जा रहा था। इसको हम लोग बोलेंगे अप ट्रेंड। ये सिंपल प्राइस एक्शन है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन, और कुछ नहीं होता प्राइस एक्शन। प्राइस का एक्शन क्या, बार बार रिपीट हो रहा। यहाँ पे क्या हुआ, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया और यहाँ पे भी अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। तो ये क्या है, अप ट्रेंड में। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, नीचे आ रहा, वापस से थोड़ा ऊपर, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे। अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये अपना नया लो बनाया। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन, सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे इसने इसको ब्रेक कर दिया, फिर अपना दूसरा लो बनाया, यहाँ पर इसने ब्रेक दिया। अपने प्रीवियस लो को कंटिन्यूअसली मार्केट ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ जा रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे डाउन ट्रेंड। तीसरा जो होता है वो होता है साइडवे ट्रेंड। मान लेते हैं ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है। प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ना ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, ना नीचे सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। एक रेंज में मार्केट हो गया, तो इसको हम लोग सिंपल बोलेंगे क्या, मार्केट साइडवेज हो गया। तो ये हमारा क्या हो रहा था, अगर मान लेते ये हमारा हाई है और यहाँ पे इस हाई को मार्केट ब्रेक करके ऊपर जाता तो अप ट्रेंड कह सकते थे, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ बोला। अगर इसको अपने प्रीवियस लो को मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो सेम चीज हो रहा है डाउन ट्रेंड, तो इसको हम लोग डाउन ट्रेंड कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन वो चीज यहाँ पे नहीं हो रहा, एक रेंज में मार्केट हो गया मतलब साइडवेज हो गया। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवे, मतलब मार्केट में 3 तरीके का ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवे ट्रेंड। इसी को हम लोग सिंपल प्राइस एक्शन बोलते हैं, और प्राइस एक्शन कुछ होता ही नहीं है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक था वो था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कितना बार बता चुका हूँ। ये हमारा रेजिस्टेंस होता है जहां से प्राइस बार बार ड्रॉप होता है। इसको मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देके भी समझाया था ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। अब प्राइस ज्यादा बार जहां से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, सपोर्ट लाइन है। अब प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, तो ये हमारा क्या है, सपोर्ट लाइन है। और ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस लाइन है। इसको मैं एक एग्जांपल से भी समझाया था कि मान लेते हैं कि ये हमारा छत है, ये हमारा जमीन है। अगर ये ब्रेक होता है तो प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और यही रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन जाएगा। और अगर ये मान लेते हैं सपोर्ट है, ये ब्रेक हो जाता है, मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है, तो यही सपोर्ट हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जब ये यहाँ पे ब्रेक हुआ, इस कैंडल से क्लोजिंग नीचे दिया, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे, रेजिस्टेंस लेके नीचे, रेजिस्टेंस लेके नीचे, तो ये पहले सपोर्ट था, सपोर्ट लेके ऊपर। जब इसका ब्रेकडाउन होता है यहाँ पे, देन ये सेम लाइन क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है। यहाँ से फिर सेलर आ जाते हैं, यहाँ से सेल करके नीचे, सेल करके नीचे। तो सिंपल कॉन्सेप्ट होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, और कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में 3 कॉन्सेप्ट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन, और इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। क्लियर हुआ आपको? सर इसके अलावा प्राइस एक्शन कुछ नहीं है?
कुछ नहीं है। प्राइस एक्शन का क्या मतलब है? प्राइस एक्शन आपको वर्ड से ही समझ में आना चाहिए, जो प्राइस का एक एक्शन या फिर उसको बोल सकते हैं जो एक स्ट्रक्चर बना रहा है मार्केट में। अब मार्केट में वो अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, साइडवे ट्रेंड हो, कोई चार्ट पैटर्न बना रहा हो, कुछ भी हो, इसी को हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होता क्या है? जिसमें हम लोग कोई इंडिकेटर यूज ना करते हो, हम लोग सिंपल सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कैंडल्स को देखकर ट्रेड करते हो, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। ठीक है? यस, पास्ट में प्राइस ने कैसा बिहेव किया है उस हिसाब से हाँ, फ्यूचर में। और फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में कैसा वो काम ओके कर सकता है, ये हम लोग पास्ट के प्राइस को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है? ओके यस। प्रेडिक्ट वर्ड नहीं बोल सकते, एनालाइज करते हैं। विच टाइम फ्रेम बेस्ट? आपको कौन सा ट्रेड करना है? इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग? अब आपको अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो आप 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करोगे, लेकिन अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो वहां पे डेली टाइम फ्रेम या फिर वीकली टाइम फ्रेम यूज करोगे। ओके? और अगर आप स्कैल्पिंग करोगे तो स्कैल्पिंग में आपको 1 मिनट 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। आप जैसे कि आप इंट्राडे करोगे तो ये तो मैं आपको बता दिया, आपको जिस हिसाब से ट्रेड करना है उस हिसाब से आपको क्या करना है, टाइम फ्रेम को यूज करना है। अगर आप लॉन्ग पीरियड के लिए कर रहे हो तो आपको टाइम फ्रेम भी लॉन्ग पीरियड में देखना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो डेली के लिए तो आपको वहां पे क्या करना है, 5 मिनट और 15 मिनट का कैंडल्स को देखना है। और अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो वहां पे आप 1 मिनट 3 मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे। और कोई डाउट किन्हीं को? सर फ्राइडे का मार्केट एनालिसिस दिखा दो ना कैसे वो आप लोग एनालिसिस थोड़ा हम लोग अच्छा। लास्ट में करेंगे, पहले हमारा जो होता है मेन प्रायोरिटी, हमारा जो आज का मेन टॉपिक है उसको क्लियर करना, यस वो मैं लास्ट सर, में वो करूंगा। इंट्राडे वाला थोड़ा क्लियर करना। हाँ, इंट्राडे में आऊंगा। अभी सुमन जी आपको क्लियर हो गया ये चीज? क्लियर हुआ हाँ सब सर, लोगों क्लियर को? हो गया। ओके ठीक है, तो अभी वापस से हम लोग जाते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग पे और समझते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, देन हम लोग समझेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। 5 मिनट लगेगा, इसको एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग में मैंने 4 चीज बताया था। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है, टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, मतलब किस वक्त हम लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए, और स्टॉक्स को कैसे चूज करना है। इंट्राडे ट्रेडिंग का सिंपल मतलब होता है आप आज खरीद रहे हो और आज ही बेच रहे हो, इसको आप कल के लिए होल्ड नहीं कर सकते हो। प्रॉफिट हो लॉस हो ये मैटर नहीं करता है। अगर आपने सुबह में खरीदा है 10 बजे तो आपको मार्केट 3:30 बजे क्लोज होने से पहले अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है। अगर आपने नहीं करोगे तो आपका ब्रोकर उसको बेच देगा। अब आपको 3:30 बजे 3:28-29 पे लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ये चीज मैटर करता ही नहीं है, आपका पोजीशन क्लोज हो जाना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में मतलब बस इतना ही है, आप इसको कल के लिए होल्ड नहीं कर सकते या फिर ओवरनाइट इसको पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते। इंट्राडे ट्रेडिंग बस इसी चीज को बोलते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, यहाँ पे हाई रिस्क होता है, आपको यहाँ पे संभल के ट्रेडिंग करना होता है, और अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा। हाँ जी सर एक बात पूछनी थी टाइम के रिगार्डिंग, कि बीच में कुछ तो एक न्यूज आई थी कि लाइक मार्केट का टाइमिंग 5 बजे तक होने वाला है, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने बोला था कि वो जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए नहीं है, उसका वो क्या है? ऐसा न्यूज़ तो मुझे नहीं मिला, मतलब बीच में कुछ न्यूज आई थी ना कि जैसे अभी मॉर्निंग 9:30 टू 3:30 PM तक का टाइमिंग है ना अभी मार्केट का, तो कुछ तो वो 9:15 to एक्सटेंड 3:30 है। होके 5 बजे तक होने वाला है, ऐसे कुछ न्यूज था बीच में, लाइक लास्ट मंथ में। नहीं, मेरे को तो ऐसा न्यूज़ नहीं मिला यार अभी तक, इसके बारे में मुझको आइडिया नहीं है, मुझको ऐसा न्यूज़ कभी आया नहीं कि 5 बजे तक मार्केट होगा। ओके सर। ओके, इंट्राडे ट्रेडिंग में जो हमारे को हम लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करना होता है। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट दैट वुडंट इम्पैक्ट योर फाइनेंशियल हेल्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, अगर आप सही तरीके से सीखे नहीं हो, आपको कुछ नॉलेज नहीं है, देन आप इंट्राडे ट्रेडिंग में ज्यादातर लॉस करोगे। 10 ट्रेड में 8 ट्रेड में आपको लॉस होगा, 2 ही ट्रेड में गलती से प्रॉफिट होगा, वो भी तुक्का पे, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो इसलिए बोला जाता है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप इसमें उतना ही अमाउंट लगा के ट्रेड करो, अगर वो आपको लॉस हो जाता है तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इंपैक्ट ना पड़े। 10 लाख रुपए है तो आप वहां पे 50,000 60,000 लगा के ट्रेड कर सकते हो, अगर वो लॉस भी हो जाता है तो आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास 50,000 रुपया ये आप पूरा पैसे को लाके इंट्राडे ट्रेडिंग में लगा रहे हो और यहाँ पे क्या होता है कि पैसा जीरो भी हो जाता है, तो अगर वो 50,000 आपका लॉस हो जाता है तो फिर आपके पास कुछ बचेगा नहीं आगे ट्रेड करने के लिए। तो इस चीज को आप लोगों को समझना है। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक्स में कर रहे हैं तो आपको वहां पे जो शेयर्स को चूज करना है, किसी भी स्टॉक्स को चूज करना है, वो हाई लिक्विडिटी वाले को चूज करना है जहाँ पे ज्यादा लोग ट्रेड करते हो। अब जहाँ पे लोग ट्रेड ही नहीं करेंगे उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होगा, और जब फ्लक्चुएशन नहीं होगा देन आपका पैसा वैसे ही जहाँ पे आप खरीदोगे वहीं पे रह जाएगा। तो हाई फ्लक्चुएशन वाले स्टॉक्स को, शेयर्स को खरीदो और उसमें ट्रेड करो। अपने वॉच लिस्ट को हमेशा रिसर्च करते रहो और मार्केट के अगेंस्ट कभी नहीं चलना है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि मार्केट हमेशा
सही होता है, गलत है तो आप है। अगर मार्केट आपकी कंडीशन के हिसाब से नहीं है, इट मीन्स कि आपका जो कंडीशन है वो गलत है। आपके सेटअप के हिसाब से मार्केट नहीं है, इट मीन्स कि मार्केट गलत नहीं है, आपका सेटअप गलत है। मार्केट अगर आपके सेटअप के अकॉर्डिंग चल रहा है, इट मीन्स कि मार्केट सही है और आप भी सही है। अगर आपके सेटअप के अगेंस्ट है, इट मीन्स कि मार्केट सही है और आपका सेटअप गलत है। तो आपको अपने सेटअप पे ध्यान देना है, ना कि मार्केट पे ध्यान देना है, क्योंकि वो कभी गलत नहीं चलता है। तो मार्केट के अगेंस्ट कभी नहीं चलना है, जो मार्केट हम लोगों को बोलेगा हम लोगों को उसी चीज पे चलना है। अब कुछ होता है कि अब आपका सेटअप नहीं बन रहा है, लेकिन आप जबरदस्ती वहां पे ट्रेड ले रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, मार्केट के अगेंस्ट जा रहे हो। मार्केट बोल रहा है बुलिश, आपका ट्रेड बन रहा है बेयरिश और आप बेयरिश में ट्रेड ले लिए, तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है। उसके बाद क्या, अनफेवरेबल कंडीशन में अपने पोजीशन को हमेशा क्लोज कर देना। कुछ नहीं समझ में आ रहा है आगे क्या होने वाला है, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जैसा पोजीशन है वहीं पे क्लोज कर दो, क्योंकि आपका जो लॉस है या फिर प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट है तो वो लॉस में भी बदल सकता है, अगर लॉस है तो वो प्रॉफिट में भी बदल सकता है। तो यहाँ आपको तुक्का पे तो चलना नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो क्या करना, पोजीशन को क्लोज कर देना, उसके बाद वॉच करना, क्योंकि अगर आप पैसा बचाओगे तभी आप आगे पैसा लगा पाओगे, पैसा नहीं रहेगा कुछ नहीं कर पाओगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमेशा मार्क करके रखना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में, डेली टाइम फ्रेम पे भी और आवरली टाइम फ्रेम पे भी, दोनों रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को आप लोगों को मार्क करके रखना है। टाइम क्या होता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, 9:15 में मार्केट स्टार्ट हो जाता है। आपके पास कोई सेटअप नहीं है, आप चाहते हो कि मैं थोड़ा वेट करूं, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, 1 घंटा 1.5 घंटा वेट करो, मार्केट में थोड़ा डेटा बनने दो, क्योंकि स्टार्टिंग में जो होता है बहुत हाई मोमेंटम होता है, आप वहां पे पैसे लगा के सही तरीके से ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो मार्केट में 1-1.5 घंटा में कुछ डेटा बन जाता है, तो आप उसको देखकर आगे का प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ मार्केट आगे किस तरीके से चलने वाला है। तो 10-15 के बाद मतलब 11 बजे के बाद ट्रेड लेने की कोशिश करो और 2:30 बजे 3 बजे तक पोजीशन को क्लोज कर दो, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, हाउ टू चूज स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, उसका वॉल्यूम चेक करना इंपॉर्टेंट होता है, जिस भी स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो उस स्टॉक का। उसके बाद क्या होता है, स्टॉक्स ऑफ द डे, उसको भी चेक करना, जिस भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो उसके एक वीक का मूवमेंट चेक कर लो, उसमें रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क कर दो। टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि उसमें क्या होता है बहुत ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं, उसमें वॉल्यूम बहुत हाई होता है और वो हाई गेनर हाई लूजर्स स्ट्रॉन्ग स्टॉक होता है, तो आप उसमें अच्छा पैसा कमा सकते हो। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर एंड ऑप्शन, जो अभी हम आज का हमारा मेन टॉपिक है, उस पर अभी हम लोग आएंगे। लेकिन एक चीज बता दो, सब लोगों को सब चीज क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है तो जल्दी से पूछ लो। 17 मिनट का लेक्चर हुआ है, अभी अगर 5 मिनट 10 मिनट और लगेगा तो उसको क्लियर करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई भी डाउट नहीं है तो अभी स्टार्ट कर देंगे आगे। क्लियर है सर। ओके, आपको क्लियर है? सब लोगों को क्लियर है जितने भी लोग ज्वाइन है? हाँ सर क्लियर है। साइकोलॉजिकल उस देखो, वो जो हमारा अगला टॉपिक है, आप देखो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग जब हम लोग क्लियर कर लेंगे ना, देन हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है सब कुछ मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा। बट अभी पहले, उससे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो साइकोलॉजी पे हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन के बाद जरूर आएंगे, टेंशन नहीं लेना है। अभी क्लियर हुआ? जो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें कोई आप लोगों को डाउट है? जो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें आप लोगों को कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, किन्हीं को भी नहीं है तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। समझते हैं फ्यूचर क्या होता है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, बताऊंगा फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, और फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक टर्म्स हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन के कितने टाइप्स होते हैं। ये थोड़ा, अगर आप लोग इसको सही से नहीं समझोगे, सही से नहीं सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देकर और कंसंट्रेट करके बात को समझना। यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट इज फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब यहाँ पे देख सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस आर टू डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट वेयर द ट्रेडर्स बाय और सेल एन अंडरलाइंग एसेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। इसको मैं ज्यादा टफ नहीं करूंगा, एकदम सिंपल भाषा में समझाऊंगा और एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगा ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है? दो डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट है, जो किसी भी, इसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट जो बोल रहे हैं, डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट, ये किसी भी अंडरलाइंग एसेट के अंदर डिटरमाइन किया जाता है। किसी भी अंडरलाइंग एसेट में डिटरमाइन किया जाता है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इससे पहले वाले बैच में भी ये मैं सेम एग्जांपल दिया था और अभी भी मैं सेम एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लेते हैं कि खाली अलमीरा है, उसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ, ठीक है। तो जब खाली अलमीरा होगी तो उसकी जो चाबी होगी उसकी कोई वैल्यू होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अलमीरा के अंदर तो कुछ रखा ही नहीं है, सिंपल, तो चाबी की भी कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन अगर उसी अलमीरा के अंदर 10 लाख रुपया रख दिया जाए और उस की से उस अलमीरा को लॉक कर दिया जाए, तो ये जो हमारा की आया, अब इस की की एक वैल्यू हो गई। अब पहले क्या होगा, अलमीरा खाली है, उसको लॉक कर दो, चाबी को कहीं फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्या दिक्कत है, अलमीरा में तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आप उस अलमीरा के अंदर 10 लाख रुपए को रख दो और उस चाबी से उसको लॉक कर दो, देन आप वो जो चाबी को बहुत संभाल के रखोगे। क्यों? क्योंकि अभी उस चाबी की वैल्यू है। लेकिन ये चाबी की वैल्यू क्यों बनी? क्योंकि अलमीरा के अंदर 10 लाख रुपया रखा हुआ है तब, क्योंकि इसी चाबी से वो खुलेगी तब उसमें से पैसा निकलेगा। और अगर मान लेते हैं अलमीरा खाली है तो चाबी की कोई वैल्यू नहीं है, अलमीरा के अंदर 10 लाख रुपया रख दिया जाए तो इस चाबी की एक वैल्यू बन गई। तो ये जो चाबी की वैल्यू बनी ना, ये किसकी वजह से बनी? अलमीरा के अंदर 10 लाख रुपए बनी हुई। तो यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट क्या हुआ? हमारा अलमीरा हुआ, उसके अंदर जो 10 लाख रुपया वो। और यहाँ पे जो हमारा चाबी है ये क्या है? एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। और मार्केट में क्या होता है, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट को ही हम लोग बाय और सेल करते हैं। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट को ही बाय और सेल करते हैं। अभी क्या हुआ था, अलमीरा के अंदर हम लोगों ने 10 लाख रुपया रखा, चाबी से लॉक किया, अब इस चाबी की एक वैल्यू बन गई। अब इसमें इस चाबी की वैल्यू कितनी हो गई? 10 लाख रुपए की इक्वल हो गई। क्यों? क्योंकि इसी से तो अलमीरा खुलेगा, तो इसको तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये 10 लाख रुपए के इक्वल है। अब इसी को क्या होता है, बायर और सेलर खरीदते हैं और बेचते हैं। इस चाबी को अंदर रखा हुआ पैसा या फिर अलमीरा को कुछ नहीं होना है। ये जो चाबी है, यही चाबी हमारा मार्केट में क्या होता है, बाय और सेल होता है। बायर इसको खरीदता है, सेलर इसको बेचता है। अब ये बोलता है कि आज से 1 महीना के बाद अलमीरा में जो पैसा रखा हुआ है वो 10 लाख से 12 लाख होने वाला है। कोई ये बोलता है कि उसमें जो 10 लाख रुपया रखा हुआ है वो 8 लाख होने वाला है। अब इस पे प्रेडिक्शन होता है, लेकिन इस चाबी की वैल्यू किसकी वजह से डिटरमाइन हुई? उसमें जो पैसा रखा हुआ उसकी वजह से। तो यहाँ पे दो चीज होता है, अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या हुआ, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, हमारा चाबी हुआ, जिसको हम लोग बाय और सेल करते हैं। अंडरलाइन एसेट क्या है, अलमीरा है, और अलमीरा के अंदर जो रखा हुआ पैसा है वो है। फ्यूचर एंड ऑप्शन दो चीज होता है। फ्यूचर का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि आज जो हमारा नियरेस्ट एक्सपायरी था वो 19 तारीख था, 19 तारीख को एक्सपायरी खत्म हो गया, ठीक है, थर्सडे के दिन। अब जो हमारा एक्सपायरी आने वाला है वो है 26 तारीख को। तो ये जो हमारा 26 तारीख है ये हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इस दिन नहीं बन सकता। अब यहाँ पे मैं एंजल वन भी खोल के रखा हुआ, यहाँ पे आपको विद एग्जांपल समझाऊंगा तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे क्या मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले बात करेंगे फ्यूचर, उसके बाद बात करेंगे ऑप्शंस। लेकिन उससे पहले दोनों में डिफरेंस क्या उसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूचर, इसको मैं भी एक एग्जांपल से समझाता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मान लेते हैं फ्यूचर क्या होता है वो बता रहा हूँ, ठीक है, सिंपल से समझना कि आप डेरिवेटिव समझ में आ गया, डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट क्या होता है वो समझ में आया, और किसकी वजह से अंडरलाइंग एसेट क्या होता है ये चीज समझ में आया सब लोगों को। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट और अंडरलाइंग एसेट क्या होता है ये चीज समझ में आया? हाँ सर। सब लोगों को आया? यस सर, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट मतलब Yes, sir. चाबी, और अंडरलाइंग एसेट मतलब अलमीरा और उसके अंदर का पैसा। आप इसको और दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हो, ठीक है। इसको मैं एक और एग्जांपल से आप लोगों को समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि एक रूम है, ठीक है, अब वो रूम खाली है, तो उसका सेम एग्जांपल है, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, अब इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। रूम खाली है और अगर उसके डोर को लॉक कर दिया जाए किसी भी चाबी से, रूम के अंदर कुछ भी नहीं है, तो उस चाबी की कोई वैल्यू नहीं है, उसको कहीं भी रख दो, क्योंकि रूम खुला, खोल भी लेगा कोई तो उसको क्या मिलेगा, रूम तो खाली है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, खोल लो यार कुछ नहीं मिलेगा, अंधेरा है रूम। लेकिन अगर उसी रूम के अंदर मान लेते हैं एकदम 1 करोड़ रुपया रख दिया जाए, उसके बाद चाबी से उस डोर को लॉक कर दिया जाए, तो इस चाबी की एक वैल्यू बन जाएगी कितनी, 1 करोड़ की इक्वल, क्योंकि इसी चाबी से वो रूम खुलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, दो चीज होता है, जो चीज हमारा जो चाबी आया वो हमारा क्या होगा, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होगा, और ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट किसके वजह से हुआ, अंडरलाइंग एसेट। तो हमारा यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट क्या है, उस रूम के अंदर रखा हुआ पैसा। यहाँ पे दो टर्म था, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट और अंडरलाइंग एसेट। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अब ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है ना, ये हमारा दो डेरिवेटिव्स है। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जिसकी वजह से हम लोग प्राइस को प्रेडिक्ट करते हैं। अंदर रखा हुआ 1 करोड़ रुपया, उस 1 करोड़ की वजह से हम लोग चाबी की वैल्यू लगा रहे हैं 1 करोड़। तो ये जो चाबी आया ना, ये हमारा डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। अब इसमें दो चीज आता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब मैं समझाता हूँ आपको फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझना। मान लेते हैं कि एक रियलमी का फोन है, ठीक है, रियलमी का फोन है, ओके। आज रियलमी के फोन का प्राइस है 10,000 रुपए, कोई भी रियलमी का फोन का प्राइस है मान लेते हैं 10,000 रुपए। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो बीच में आप लोग मुझको रोक देना, ठीक है। मान लेते हैं आज रियलमी का फोन का प्राइस है 10,000 रुपए और मेरे को रियलमी का फोन खरीदना है। अब मान लेते हैं मेरे पास है मात्र 5,000 रुपए, लेकिन इसकी प्राइस है 10,000 रुपए। अभी तो मैं इसको खरीद नहीं पाऊंगा, क्यों नहीं खरीद पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी 10,000 रुपए है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, दुकान वाले के पास जाऊंगा और उसको बोलूंगा कि देखो भाई, आज रियलमी की प्राइस का दाम है 10,000 रुपए, ठीक है, बट मेरे पास है 5,000 रुपए, मैं आपसे ये चीज खरीद नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट करूंगा कि आज से
मान लेते हैं कि 15 दिन के बाद मैं आपके पास आऊंगा और ये रियलमी का फोन खरीदूंगा। अब 15 दिन के बाद उस फोन का प्राइस कुछ भी हो ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि ऐसा मार्केट में न्यूज है कि रियलमी का जो प्राइस होने वाला है ना 15 दिन के बाद बढ़ने वाला है, ऐसा जो मैं खरीदने जा रहा हूँ मुझे लग रहा है। लेकिन दुकान वाले को क्या लग रहा है कि इस रियलमी का प्राइस कम होने वाला है। अब दुकान वाले को लग रहा है 15 दिन के बाद तो रियलमी का प्राइस 8000 होने वाला है, करंट चल रहा है 10,000, और मुझे ऐसा लगता है कि 15 दिन के बाद ये रियलमी का प्राइस 10,000 से 12,000 होने वाला है, और अभी है 10,000 रुपया। मेरे पास 5,000 तो पहले से है, 5,000 मैं 15 दिन के बाद और ऐड करके उस मोबाइल को खरीद लूंगा। तो अब मैं दुकान वाले के पास जाऊंगा और हम दोनों यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे कि देखो भाई 15 दिन के बाद इस रियलमी के प्राइस का दाम कुछ भी हो, 10,000 से ये 15,000 हो जाए या फिर 10,000 से ये 5,000 हो जाए, मेरे को मतलब नहीं है। मैं आपको अभी कुछ उसका प्रीमियम पे कर रहा हूँ और 15 दिन के बाद आऊंगा और आपसे क्या करूंगा 10,000 रुपए में ही इस फोन को खरीदूंगा। उस वक्त मार्केट प्राइस क्या होगा वो मुझको मतलब नहीं है, 1 लाख हो जाए चाहे 0 हो जाए, मैं आपको फिर भी 10,000 रुपए में वो खरीदूंगा, ठीक है। अब मैं उससे क्या क्या कर रहा हूँ, वहां पे उसको 5,000 रुपये पे कर दिया और उसने क्या किया, खुशी खुशी उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको तो लगता है कि यार 15 दिन के बाद इसका प्राइस तो 8,000 होने वाला है, और जब 8,000 हो जाएगा फिर भी ये मुझे 5,000 ही पे करेगा एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे इसको क्या प्रॉफिट होगा, 2,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब मान लेते हैं 15 दिन बीत गया, 15 दिन के बाद क्या होता है, इस फोन का प्राइस 12,000 रुपये हो जाता है, बढ़ के 2,000 रुपये बढ़ जाता है। अब मैं बहुत खुश जाऊं, मेरे पास 5,000 रुपये आ गए। अब मैं जाऊंगा दुकान वाले के पास, उसको बोलूंगा कि देख भाई, 15 दिन पहले मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था तेरे साथ, 5,000 रुपया पे किया था, 5,000 अभी और कर रहा हूँ, अब मुझे क्या करना है, ये फोन खरीद लेना है। करंट प्राइस क्या है 12,000, लेकिन मैं उसको पे कितना करूंगा, 5,000 रुपये और 5,000 पहले से 10,000, 10,000 में वो फोन खरीद लूंगा। अब यहाँ पे 2,000 रुपये का क्या हुआ, दुकान वाले को लॉस हुआ। अगर वो फोन किसी और को बेचता देन वहां पे उसको 2,000 का प्रॉफिट होता है, क्यों? क्योंकि वो उसको 12,000 में ही बेचता मार्केट प्राइस पे। बट मैंने तो पहले से उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रखा था, उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन भी किया था। अब वो फ्यूचर में यही दिक्कत होता है कि अब वो उस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे नहीं हट सकता। अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो उस पे ऑब्लिगेशन है कि भाई तुमको देना ही पड़ेगा, बिकॉज तुमने साइन किया था। इसको ध्यान से समझना, आगे और अच्छे से क्लियर आएगा जब मैं ऑप्शन समझाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसको ऑब्लिगेशन मिल गया कि अब आपको क्या करना है, इस चीज को मुझे बेचना पड़ेगा। तो वो 5,000 रुपया मैं उसको पे करूंगा और उससे फोन लेकर घर आ जाऊंगा, और मेरे को यहाँ पे क्या हुआ, 2,000 रुपये का फायदा हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। समझ में आया सब लोगों को? समझ में आया? देखो भाई, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। यस सर। सब लोगों को समझ में आया? यस सर। ओके। हाँ सर। अब ओके ठीक है, अब हम लोग समझते हैं ऑप्शंस क्या होता है। इसको हम लोग थोड़ा नीचे जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, इसको समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फ्यूचर रिप्रेजेंट अ कमिटमेंट टू ट्रेड दैट मस्ट बी स्क्वायर्ड ऑफ अवर स्पेसिफिक डेट। अभी मैंने क्या बताया, 15 दिन का एक टाइम फ्रेम दिया था। 15 दिन के बाद क्या हुआ, उसको स्क्वायर ऑफ ही करना पड़ेगा। 15 दिन के बाद अगर मैं 16वें दिन जाता तो वो मायने नहीं रखता, मेरे को 15वें दिन जाना, चलो तो मैं तो चला गया। अब वहां पे क्या है, उसको वो चीज बेचना पड़ेगा मेरे को उसी दिन। नीचे एक और लाइन है, whereas options give the buyer the right but not the obligation to exercise the contract। इसको मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन इसको एक बार और समझा देता हूँ कि फ्यूचर में क्या है, उसको ऑब्लिगेशन है कि उसको वो चीज बेचना ही पड़ेगा मुझे, वो पीछे नहीं हट सकता उस कॉन्ट्रैक्ट से। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है, यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता बायर पे या फिर सेलर पे, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। इसको मैं एक और एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मान लेते कि मैं ऑप्शन में ट्रेड किया, ठीक है। अब फॉर एन एग्जाम्पल 10,000 फोन का प्राइस है, ठीक है। मैंने क्या किया, अब 10,000 फोन का प्राइस, 10,000 फोन आज है, मेरे पास 5,000 रुपया है। अब मैं बोलता हूँ कि आज से 15 दिन के बाद उस फोन का प्राइस 12,000 होने वाला है। और मान लेते कि मैं बोलता हूँ कि 12,000 होने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, 5,000 रुपया पे करूंगा और किसी को भी वो फोन बेच दूंगा या उसे खरीद लूंगा या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगा। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगा। मैं बायर हूं और सामने वाला कोई भी सेलर है। सेलर के पास में गया, उसको बोला कि देख आज फोन का प्राइस है 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, मैं 5,000 रुपये प्रीमियम पे कर रहा हूँ। आज से 15 दिन के बाद क्या है, इसका प्राइस कुछ भी हो, मैं 5,000 रुपये पे करूंगा और ये फोन खरीद लूंगा। 15 दिन के बाद क्या होता है कि उस फोन का प्राइस बढ़ के ना घट जाता है। मान लेते हैं कि वो 10,000 रुपये से 7,000 रुपये हो जाता है, तो वहां पे क्या हुआ, 3,000 रुपये फोन का प्राइस कम हो गया। अब मैं जाऊंगा उसके पास, उसको बोलूंगा कि मैंने 5,000 रुपये और पहले से पे किया था और इसका फोन है कितना, 7,000 रुपया हो गया अभी करंट प्राइस। तो मैं वहां पे क्या करूंगा, उसको 2,000 रुपये थोड़ी पे करूंगा, वहां पे मैं उसको 2,000 रुपये पे नहीं करूंगा, वहां पे मैं उसको 5,000 रुपये पे करूंगा, क्योंकि मैंने पहले से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ये होता है फ्यूचर में। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है,
ऑप्शन में ये चीज आप पे ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप उसके पास जाओ और उसको क्या करो 5,000 रुपये और पे करो, 10,000 पे करके फोन खरीदो। क्योंकि अगर उसका फोन का प्राइस अभी 7,000 रुपये है तो 5,000 आपने क्या किया था, पहले से पे किया हुआ था। अभी वापस से उसको जाओगे आप 5,000 रुपये पे करने, तो आपको टोटल लॉस कितना हुआ यहाँ पे, 10,000 रुपये का। फोन का प्राइस 7,000 तो टोटल लॉस यहाँ पे हुआ आपको 3,000 रुपये का। आपने 5,000 रुपये जो किया था उसी को छोड़ दो, उसको कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप उस 5,000 को ही छोड़ दोगे तो आपको क्या हुआ, अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, फोन नहीं खरीद रहे हो, 5,000 रुपये जो आपने लगाया था उसको छोड़ दिया, तो यहाँ पे आपको लॉस सिर्फ 5,000 रुपये का हुआ। यहाँ पे आपको ऑब्लिगेशन नहीं है कि नहीं आपको आके इतने दिन के बाद 5,000 रुपये पे करना ही है। लेकिन फ्यूचर में क्या होता है कि ऑब्लिगेशन होता है कि आपको पे करना होता है, लेकिन ऑप्शन में जरूरी नहीं है कि आपको जाकर उसको पैसा को पे करना है। समझ में आया यार? मेरे को नहीं लग रहा, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। सर लाइक मतलब जैसा आपने कहा कि फोन में ऑप्शंस के लिए मैं फोन चाहूँ तो खरीद भी सकता हूँ, नहीं भी खरीद सकता हूँ, बट फ्यूचर्स में वो फोन मुझे खरीदना ही पड़ेगा, दैट इज हाँ द केस। जी। अब मान लेते हैं कि वहां पे फोन क्या हुआ था, सेलर को जो बेचना ही पड़ा था। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि अब मैं ऑप्शन में कर रहा हूँ, ऑप्शन में गया, अब फोन का प्राइस घट के ना बढ़ गया, 15,000 रुपये हो गया। ठीक है, जब 15,000 रुपये हो गया तो फोन का प्राइस 15,000 रुपये है, मैंने उसको 5,000 रुपया पहले से पे किया हुआ था और मैं बोला था कि आज से 15 दिन के बाद मैं वापस से 5,000 रुपये पे करूंगा और इस फोन को खरीद लूंगा। तो मैं उसके पास क्या किया, ये भी एक तरीके से मान सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 5,000 तो पहले से पे किया था, वापस से जाऊंगा 5,000 रुपये पे करूंगा, 10,000 में उस फोन को खरीद लूंगा। प्राइस उसका क्या हुआ, 15,000 रुपये हो गया। लेकिन वहां पे क्या हुआ, उसने बेचा था तो उसने क्या किया, एक तरीके से सेल किया और मैंने क्या किया, बाय किया। तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है, बायर को क्या होता है, फायदा होता है इसी चीज का, और सेलर को नुकसान होता है, क्योंकि सेलर क्या करता है, बेचता है और बायर क्या करता है, खरीदता है। तो बायर के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, वो चाहे तो खरीदे ना चाहे तो ना खरीदे, लेकिन सेलर के पास क्या ऑब्लिगेशन है, उसको खरीदा है तो खरीदना पड़ेगा, बेचा है तो बेचना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे देखो, वेयर इज ऑप्शंस गिव्स द बायर्स द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन में क्या होता है कि बायर के पास राइट है बट ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन फ्यूचर में क्या होता है, उसके पास राइट भी है और ऑब्लिगेशन भी है, उसको बेचना ही पड़ेगा या फिर खरीदना ही पड़ेगा। यहाँ पे एक और पॉइंट है, अ फ्यूचर होल्डर मस्ट ट्रेड एज सिक्योरिटी एज एग्रीड अपॉन डेट। इसका जो स्पेसिफिक डेट है उस डेट तक ही रहता है, उस डेट के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। अगर मैं 15 दिन बोल रहा हूँ, इट मीन कि 15 दिन के बाद अगर मैं 16वें दिन जाऊंगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं बनेगी। 15 दिन से पहले कर सकते हो या फिर लास्ट जो एक्सपायरी डेट होता है, जो मैं बोल रहा हूँ एक्सपायरी डेट तो आगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट एक 15वें दिन जो बोल रहा हूँ वो एक्सपायरी डेट है, उसको इस तरीके से समझ सकते हो। फ्यूचर का जो मैं डेट बता रहा हूँ वो एक्सपायरी डेट है। इसके बाद क्या, इन केस ऑफ ऑप्शंस यू कैन एक्सरसाइज सम ऑप्शंस एनी टाइम टिल इट्स एक्सपायरेशन डेट। ऑप्शंस में क्या होता है कि आप एक्सपायरी से पहले कभी भी बेच सकते हो, लेकिन फ्यूचर में क्या होता है, आपका जो डेट फिक्स है उसी दिन आप उसको बेचोगे या फिर खरीदोगे। अब मैंने अगर 15 दिन का उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, 15वें दिन का, आज से 15 दिन के बाद, तो अगर मैं उसके पास 10वें दिन जाता तो वो मुझे नहीं बेचता। क्यों? क्योंकि भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन जो हुआ था वो 15 दिन का हुआ था, तो 15 दिन के बाद ही मैं जाऊंगा। तो वो 15 दिन का जो एक्सपायरी है, 15 दिन के बाद जो थर्सडे आ रहा है उस दिन वो एक्सपायरी होगा, उसी दिन मैं जाऊंगा, उससे पहले मैं नहीं जा सकता हूँ। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है, अगर मान ले आज मैंने खरीदा, कल ही मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे को पैसे की नीड है या कुछ भी एनीथिंग, कोई भी एग्जांपल हो, तो मैं उसको बेच सकता हूँ या फिर खरीद सकता हूँ। ऑप्शन में ये फायदा होता है, और फ्यूचर में क्या होता है, ये चीज आपको फायदा नहीं होगा, आपको जो डेट है उसी डेट पे जाना पड़ेगा, एक्सपायरी के दिन। ऑप्शन में आप एक्सपायरी से पहले भी बेच सकते हो, खरीद सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अगर आप लोग ट्रेड किए होगे कभी भी तो आपको पता होगा ये चीज। ऑप्शन में एक्सपायरी से पहले भी आप अपने पोजीशन को क्लोज कर सकते हो, लेकिन अगर उसी पोजीशन को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे खरीदोगे तो आप उसको नहीं बेच पाओगे, आपको क्या करना पड़ेगा, उसी दिन जब एक्सपायरी होगा उसी दिन बेचना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका जो सेलर है वो खरीदेगा ही नहीं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आया सब लोगों को? सर सर फ्यूचर का एक्सपायरी कितना होता है फिर? यहाँ पे मैंने एंजल मनी से के लिए था, फ्यूचर का एक्सपायरी अलग अलग होता है बॉस, यार देख सकते हो ये ऑप्शन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बैंक निफ्टी फ्यूचर वेट, अरे यार
कॉन्ट्रैक्ट आ गई मेरा। यहाँ पे आप डेट देखना, ये जनवरी 2023 है, ये फरवरी 2023 है। यहाँ पे लिखा हुआ NSE F&O। F&O का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कोई डेट डाल देता हूँ एक्सपायरी का, ये जनवरी तक मेरा वैलिड होगा, ये फरवरी तक वैलिड होगा, ये मार्च तक वैलिड होगा। ये जो मार्च है ये क्या है, हमारा फ्यूचर है, मतलब अभी जनवरी चला तो फरवरी मार्च, ये 2-3 महीने के बाद क्या है, तो ये हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। बट यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, बैंक निफ्टी अभी हमारा जो नियरेस्ट एक्सपायरी है वो है 26 का। बैंक निफ्टी 42,500 चल रहा है ना, तो मैं क्या करता हूँ 42500 लगा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखना 25 जैन, यहाँ पे आ जाए 21 जैन, 26 जैन क्या है, रिपब्लिक डे, सॉरी, तो रिपब्लिक डे के दिन मार्केट क्लोज रहेगा, तो अभी जो हमारा एक्सपायरी होगा वो 25 को होगा। ये चीज मेरे ध्यान में नहीं था, ठीक है। अभी जो हमारा एक्सपायरी है वो 25 को है, वेडनेसडे को, क्यों, क्योंकि 26 को रिपब्लिक डे है तो मार्केट क्लोज होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ 25 जैन, ठीक है। 25 जैन के दिन क्या है, वेडनेसडे, तो वेडनेसडे के दिन मार्केट क्लोज हो जाएगा, एक्सपायर कर जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो OPT मतलब ऑप्शन, ये 25 जैन का है, ठीक है। अब यहाँ पे आप करें 42,500 लिख दिए। अब यहाँ पे आप करो थोड़ा दूर का डेट कर देते हैं, मान लेते हैं 25 जैन के बाद हमारा क्या है, ये हमारा 25 जैन, उसके बाद होगा 1 तारीख आई थिंक, 2 तारीख, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 लिखता हूँ, ये 2 फेब, ये सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो पहले मैं दिखाया था 42,500, ये सारे जो डेट बाई डेट आ रहे हैं सारे ऑप्शंस हैं, जितने भी डेट बाई डेट आ रहे हैं यहाँ पे सब ऑप्शंस हैं। बे यार, बैंक निफ्टी, लैपटॉप में क्या हो गया पता नहीं यार। बैंक निफ्टी 42,000। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जनवरी, फरवरी, मार्च, FUT मतलब फ्यूचर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 42,000 क्या लिखा हुआ, 549, ये हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा। आप इसको बाई करो या सेल करो, यहाँ पे 42,548, ये हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जनवरी का, और लास्ट थर्सडे के दिन ये एक्सपायर करेगा। अब यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ फरवरी का, BANKFITY, बैंक निफ्टी, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ फरवरी का, इसको भी ऐड किया। अब यहाँ पे देख सकते हो क्या है, 42,725, ये हमारा क्या है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। बट यहाँ पे जो डेट आ गया 25 जनवरी, जो हमारा जो सबसे नियरेस्ट एक्सपायरी है, ये हमारा क्या है, ऑप्शन है, बट ये हमारा क्या है, फ्यूचर है। क्यों, कि हम लोग नेक्स्ट मंथ का प्रेडिक्ट कर रहे हैं, आज से नेक्स्ट मंथ का, और नेक्स्ट मंथ के भी लास्ट एक्सपायरी डेट का। अब इसको जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेचेगा, ये लास्ट मंथ उसी मंथ के एक्सपायरी के दिन ही बेच सकता है। लेकिन अगर आप इसको क्या करोगे, 25 जनवरी से पहले अगर खरीद रहे हो, आज के डेट में खरीद रहे हो, या कल खुलेगा 289 रुपीज में खरीद रहे हो, तो इसको एक्सपायरी से आप कभी भी पहले बेच सकते हो, खरीद सकते हो। लेकिन इसको अगर कोई बेचेगा तो वो ये चीज नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हो रहा है, जो एक्सपायरी का डेट है उसी दिन ये होगा। अगर ये जनवरी का एक्सपायरी है तो जनवरी में जो हमारा लास्ट होगा उसी दिन होगा, लेकिन अभी इसको कोई खरीदेगा ही नहीं। ये आज से जनवरी जब स्टार्ट हुआ होगा तब किसी ने अगर खरीदा होगा या फिर बेचा होगा, मान लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल 19 जैन है ये, और थोड़ा दूर जाते हैं, ये 12 जैन, इस वक्त था 41,926। अब यहाँ पे क्या है, किसी ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को खरीद लिया होगा, इसी कॉन्ट्रैक्ट को फ्यूचर में खरीदा होगा, तो अभी ये क्या है 42,548। तो यहाँ पे उनको क्या होता है, अच्छा खासा प्रॉफिट है। लेकिन यही है कि एक्सपायरी के दिन इसको बेच दिया जाएगा, और जो खरीदा होगा वो तो बायर है, जो इसको बेचा होगा, जो सेल किया होगा, वो क्या करेगा, एक्सपायरी के दिन ही इसको बेचेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं बैंक निफ्टी का ये खरीद रहे हैं, ये हमारा क्या है 289 रुपीज, यहाँ पे जो 289 रुपीज पे कर रहे हैं ये हमारा प्रीमियम है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को कितना पे करना, 42,725 रुपीज, यहाँ पे कितना 289, ये हमारा प्रीमियम होता है। इसको आप 25 तारीख से पहले, अगर कल मंडे है, कल तो संडे है, मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा तो आप उसको उसी दिन खरीद सकते हो, उसी दिन बेच सकते हो। लेकिन इस चीज में वो चीज आप नहीं कर पाओगे। यही डिफरेंस है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में आया सब लोगों को। सर ऑप्शंस में जैसे लॉट साइज होते हैं, फ्यूचर्स में भी ऐसा कुछ होता है क्या? देखो यहाँ पे आपको लॉट साइज भी दिखाता हूँ। यहाँ पे 25 जनवरी गया, मैं चाहता हूँ इसको बाई करना। अब यहाँ पे क्या है 25,
कुछ आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लॉट साइज कितना है, 25 का है, दिख रहा है आपको? हाँ 25 ये हाँ हमारा हाँ एक सर। बैंक निफ्टी का लॉट साइज है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक कैरी फॉरवर्ड है, एक इंट्राडे है। यहाँ पे आप इंट्राडे भी खरीद सकते हो, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड भी। कैरी फॉरवर्ड का क्या मतलब, अगर आप आज खरीदते हो तो इसको एक्सपायरी तक आप होल्ड करके रख सकते हो, लेकिन अगर आप इंट्राडे में खरीदो तो इसको आज खरीदोगे और आज ही बेच दोगे। ओके, कैरी फॉरवर्ड और इंट्राडे में ये डिफरेंस होता है। वापस आते हैं हम लोग। सर एक क्वेश्चन है सर, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे यूज करें सर, इससे बता सकते हो क्या सर? मैं बता दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लो, लेकिन स्टॉप लॉस को ट्रेल करना जब मैं आपको पोजीशन खरीदना बेचना सिखाऊंगा ना, तब मैं सिखा दूंगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जल्दी से एक बार समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे क्या किया, पुट को खरीद लिया। अब आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा, आपने यहाँ पे एसएल लगाया और यहाँ पे आपने पोजीशन खरीद लिया। अब मार्केट आ गया यहाँ पे, अब आपका एसएल नहीं, ये नहीं होगा, अब आपका एसएल ये पॉइंट होगा। थोड़ा सा ग्राफ को जूम करता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, देखो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। आपने क्या किया, यहाँ पे पोजीशन खरीद लिया और यहाँ पे पुट खरीदा। अब यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया, आपका टारगेट ये था, आपको अब ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ और जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे अगर आपने दूसरा क्वांटिटी और खरीदा नीचे जाने के लिए, तो अब आपका स्टॉप लॉस ये नहीं होगा, अब जो आपका स्टॉप लॉस होगा ये पॉइंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या किया, पुट को खरीद लिया वापस से। अब आपका टारगेट ये लाइन था, आपने यहाँ पे पुट को खरीद लिया, अब आपका स्टॉप लॉस ये होगा। पहले स्टॉप लॉस ये था, अब स्टॉप लॉस ये है, तो इसी को हम लोग, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब मार्केट और नीचे गया, अब हम लोग क्या करेंगे, और एंट्री लेंगे और अपने स्टॉप लॉस को और छोटा करते हुए चला जाएंगे। तो पहला स्टॉप लॉस ये था, दूसरा स्टॉप लॉस ये था, तीसरा स्टॉप लॉस ये था, और मार्केट जितना नीचे जा रहा है मैं अपने पोजीशन को होल्ड करते हुए कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए, और स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा हूँ, मार्केट और नीचे जा रहा है, स्टॉप लॉस छोटा करते करते मार्केट जितना नीचे जा रहा है सारा प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। और अगर मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर दिया तो जो जितना ऊपर से नीचे की तरफ आया वो सारा हमारा प्रॉफिट बुक हो गया। इसी को बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ओके सर एक बार ये इसका प्रोसीजर बताते क्या सर इसमें? बताया तो अभी। अब लाइव मार्केट में ही ना मैं आपको डिटेल में समझा सकता हूँ, पोजीशन खरीद के या फिर बेच के। अभी तो मार्केट क्लोज है तो मैं अभी आपको उतने अच्छे से समझा नहीं सकता हूँ, अगर ये चलता रहेगा तो मैं आपको समझा देता उस वक्त, लेकिन अभी जैसे समझा सेम ऐसा ही होता लाइव मार्केट में भी। ठीक है, ओके ओके सर। ओके सर। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, अभी वो हमारा क्या था, फ्यूचर का था, ऑप्शंस का था। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे बाई करता हूँ। अब यहाँ पे देखो एक लॉट लिखता हूँ, इसमें भी आपका वही सेम है, 25 का ही लॉट है। कैरी फॉरवर्ड में भी, इंट्राडे में भी। इंट्राडे में इसको करना नहीं है, इसको क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड में ही करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें आपको कितना अमाउंट है, कितना हजार, 10 लाख, 1,41,717 रुपया। और आप जब यहाँ पे वापस जाओगे इस पोजीशन पे, इसको बाई करोगे और यहाँ पे आप एक लॉट डालोगे, तो यहाँ पे आपको मात्र लगेगा 7,225 रुपया। ये आपका ऑप्शन का था, और जो हमारा फ्यूचर का था उसमें हम लोगों को लगभग 1,41,000 रुपया लग रहा है। लॉट साइज इसमें भी 25 का ही होता है। ओके, किन्होंने ओके पूछा सर, था कुछ, थैंक आपको डाउट हो गया, ये चीज क्लियर हो गया? हाँ क्लियर सर, थैंक यू। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट टर्म होता है, स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम और एक्सपायरी डेट। ये स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ इज अ प्राइस एट विच ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट ऑनर्स एग्रीज टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट। अब यहाँ पे आप समझो स्ट्राइक प्राइस किसको बोलते हैं। अब अगर मार्केट, लाइव मार्केट 42,300 चल रहा है, 382 है, तो 42,300, 42,400, 42,500, 42,600, 100 के मल्टीपल में बैंक निफ्टी में जो भी होते हैं वो हम लोगों को बोलते हैं उसको स्ट्राइक प्राइस। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मार्क करते हुए जाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 42,300 का मार्क कर देता हूँ। ये हमारा 42,300 का लेवल है, इसको मैंने मार्क कर दिया, इसको डिलीट किया। अब मैं 42,300 के बाद 42,400 के लेवल को मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अब 42,300 का प्रीमियम भी स्ट्राइक प्राइस पे हम लोग खरीद सकते हैं 42,000। अब यहाँ पे हम लोग, मार्केट यहाँ पे चल रहा है, अब ये मत समझो कि ये सब कुछ हो चुका है। यहाँ पे दिखाता हूँ, अब ये कितना चल रहा है, 42,514 पे। तो 42,500 जो होगा वो हमारा स्ट्राइक प्राइस है। अब 42,500 के बाद क्या होता है, 42,600 होता है। मैं एक बार क्या करता हूँ, 42,600 पे मार्क कर देता हूँ इसको। वेट, ये मार्क हो गया 42,600 पे।
अब वापस से यहाँ पे मार्क ऑलरेडी किया हुआ 42,000, ये कितना 42,700। अब ये 3 स्ट्राइक प्राइस है मार्केट यहाँ पे। अब आप लोगों को ये लगता है कि मार्केट क्या होगा, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, तो अब मैं किस स्ट्राइक प्राइस का पोजीशन को खरीदूंगा या फिर किस स्ट्राइक प्राइस पे अपने ऑप्शंस को खरीदूंगा। तो 42,500 चल रहा है। अब मैं बोलता हूँ कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और मैं एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस को खरीदूंगा। 3 तरीके का स्ट्राइक प्राइस है, एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। अगर मार्केट 514 पे चल रहा है तो 500 जो होगा वो हमारा एट द मनी होगा। अब इसके ऊपर हम लोग जितना जाएंगे वो हमारा आउट ऑफ द मनी होगा, और 500 से जितना नीचे की तरफ जाएंगे वो हमारा इन द मनी होगा। अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल देके समझाता हूँ। अब मान लेते हैं यहाँ पे 42,500 है, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ 42,500 का सीई, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा। तो अब आप इसका प्राइस देखो 289 रुपीज है, दिख रहा है आप लोगों को प्राइस इसका। मैं इसको ऐड करता हूँ, यहाँ पे इसका प्राइस देखना कितना है, 289 रुपीज है। बैंक निफ्टी 25 जनवरी 2023 42,500 का सी, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ सर। अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ बैंक निफ्टी, मैंने पहले किया था 42,500 के स्ट्राइक प्राइस को, अब मैं ऐड करूंगा 42,600 के स्ट्राइक प्राइस को। अब मैंने 42,600 के स्ट्राइक प्राइस को कॉल को ऐड कर लिया। अब जैसे मैंने ऐड किया, यहाँ पे इसका प्राइस देखोगे कितना रुपया है, 3 रुपीज मात्र। इसका प्राइस कितना है, मात्र 3 रुपीज। अबे यार मैंने गलत ऐड किया, 46,000 ऐड किया, बेवकूफ हूं मैं। 42,42,600 42,600 सी मैंने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। इसका प्राइस देखो 235 रुपया है, यहाँ पे आप देख सकते हो 235 रुपया है इसका प्राइस 42,600 का। लेकिन अगर मैं 42,500 को देख रहा हूँ तो इसका प्राइस है 289, लेकिन 42,600 के जो प्राइस है उसका प्राइस है कितना, 235 रुपया। दोनों के प्राइस में डिफरेंस है या नहीं है? अब यहाँ पे देखो 42,500 और 42,600 ऊपर नीचे दोनों है। 42,500 जो स्ट्राइक प्राइस है उसका प्राइस है 289, और 42,600 जो है उसका प्राइस है 235। दोनों के प्राइस में डिफरेंस है या नहीं है? है, बिल्कुल है। अब यहाँ पे ये चीज इसलिए होता है, अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे करंट मार्केट क्या है, 42,500। अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा पहला टारगेट ये होगा 42,600, जो हमारा दूसरा स्ट्राइक प्राइस है। अब 42,700 को भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। 600 के बाद क्या आता है, 700 आता है। बैंक निफ्टी 42,700 का कॉल ऑप्शन, ठीक है, 25 जनवरी 42,700 का सी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसका प्राइस 191 रुपीज है, यहाँ पे आप देख सकते हो 191 रुपीज। अब तीनों के प्राइस में डिफरेंस है। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे आप देखो 42,500 चल रहा है। अब यहाँ से जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो पहले ये 600 को टच करेगा, उसके बाद 700 को टच करेगा। ऐसा तो नहीं कि पहले 700 को टच करेगा फिर 600 को टच करेगा। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो कॉमन सी बात है पहले ये 600 को टच करेगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ से प्राइस को यहाँ पे जाने में टाइम कम लगेगा, इसको जल्दी अचीव कर लेगा, इसलिए इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा हाई होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका प्राइस है 235 रुपया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, रिस्क कम हुआ और टाइम भी कम लग रहा है आपके टारगेट को अचीव करने में। लेकिन 42,700 क्या है, ये यहाँ से जाने में पहले 600 को टच करेगा फिर 700 को टच करेगा, तो इसमें जाने में मार्केट को ज्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे आपको क्या होगा, रिस्क ज्यादा होगा। जब रिस्क ज्यादा होगा तो यहाँ पे आपका जो पैसा का वैल्यू है वो कम हो जाएगा। अब लोग बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि वो सस्ता होता है, लेकिन ये चीज नहीं समझते कि उसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। अब जितना आउट ऑफ द मनी जाओगे वहां पे रिस्क उतना ज्यादा बढ़ता हुआ चला जाता है, और जितना आप एट द मनी या फिर इन द मनी का प्रीमियम खरीदोगे उसका रिस्क बहुत कम होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा 500 का प्रीमियम है 42,500, इसका प्राइस है 289 रुपीज। क्यों? अब यहाँ से जब प्राइस के ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा जो 42,500 है ये हमारा इन द मनी हो जाएगा, तो इसका जो प्रीमियम का प्राइस है ना वो बहुत स्पीड में बढ़ेगा। कौन सा प्रीमियम का प्राइस? अब प्रीमियम किसको बोलते हैं एक बार वो समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ प्रीमियम। स्ट्राइक प्राइस समझ में आया किसको बोलते हैं? स्ट्राइक प्राइस समझ आया सब लोगों को? हाँ सर। ओके, अभी स्ट्राइक प्राइस के बाद हम लोग समझते हैं प्रीमियम। प्रीमियम यहाँ पे लिखा हुआ, प्रीमियम इज द करंट प्राइस ऑफ एन ऑप्शंस एग्रीमेंट पेड बाय द ऑप्शंस बायर टू ऑप्शन सेलर्स। ये जो आप देख रहे हो ना 289, 235, 191, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रीमियम, जो हम लोग पे करते हैं ऑप्शन सेलर को। अगर हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीद रहे हैं, इट मींस कि इसको कोई बेच रहा है। लॉजिक वाली बात है, अगर हम लोग खरीद रहे हैं तो कोई इसको बेच ही रहा है,
तो ये जो हम लोग पे कर रहे हैं, अब अगर इसको मैं खरीदना चाहता हूँ 191 रुपीज के हिसाब से, तो मैं क्या करा, यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे मैंने 1 लॉट लिखा, तो यहाँ पे जो मेरा टोटल अमाउंट इसमें लगेगा वो लगेगा 4782 रुपया, 4782 रुपीज मुझे पे करना पड़ेगा इसको खरीदने। अब ये जो अमाउंट है ना, इसको बोलते हैं प्रीमियम, और ये मैं प्रीमियम किसको पे कर रहा हूँ, इस कॉन्ट्रैक्ट को जो बेच रहा है उसको, जो इसको बेच रहा है, अब मैं इसको खरीद रहा हूँ, तो जो बेच रहा है उसको मैं इतना रुपया पे किया हूँ। ऑप्शन सेलर क्या होते हैं, वो हमेशा प्रीमियम पे ही ज्यादा फोकस करते हैं और वो प्रीमियम से ही प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन जो ऑप्शन, इसलिए बोला जाता है कि ऑप्शन जो सेलर होते हैं उनका प्रॉफिट लिमिटेड होता है लेकिन लॉस अनलिमिटेड होता है। लेकिन जो ऑप्शन बायर होते हैं उनका लॉस लिमिटेड होता है लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे जो 4000 रुपया लगाए हो, आपको लॉस बस ये 4000 रुपए का ही होगा। अभी मैंने यहाँ पे आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। 191 रुपीज के हिसाब से अगर मैं इसको खरीद रहा हूँ, अगर मैं इसको 191 रुपीज के हिसाब से खरीद रहा हूँ, तो मेरे को इतना अमाउंट पे करना है, 4782 रुपये। लेकिन अगर मैं इसी अमाउंट पे इसको सेल करूंगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, अब यहाँ पे आप देखना टोटल अमाउंट इसमें कितना आता है। कैरी फॉरवर्ड तो ये खरीदाएगा नहीं, कौन सी बात है। इसको मैं सेल करना चाहता हूँ, और मैंने डाला 1 लॉट। यहाँ पे प्राइस मार्जिन आ ही नहीं रहा। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे प्राइस लाख से ज्यादा आएगा। अगर मैं इसको 109, आपको मैं स्क्रीन फोन में क्या करूंगा, एक बार खरीद के आपको इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। इसका प्राइस ज्यादा आता है, लाख से ज्यादा आता है अगर आप 1 लॉट को भी यहाँ पे बेच रहे हो तो। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपका लॉस अनलिमिटेड हो गया, लेकिन प्रॉफिट आपको कितना होगा, आपका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा जो आपको बायर ने प्रीमियम पे किया 4700, बस इतना ही प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट बायर के पक्ष में चला जाता है तो उसको प्रॉफिट जो होगा वो 4000 लगा के 20000 भी कमा सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, लॉस लिमिटेड होता है। बस 4000 जो आपका प्रीमियम है वही जाएगा। लेकिन सेलर का क्या होता है, लॉस बहुत ज्यादा होता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट, उसको जो बस प्रीमियम मिलेगा उसी में वो खुश होता है। लेकिन जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो बहुत एडवांस लोग होते हैं, वो बहुत एक्सपीरियंस लोग और बहुत प्रोफेशनल लोग होते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा एनालाइज करके ट्रेड करते हैं, वो प्रीमियम के लिए ही ट्रेड करते हैं और उसमें ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। आई होप आपको ये सब चीज समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको यही बता रहा था कि जो प्रीमियम प्राइस है, जो हम लोग प्राइस यहाँ पे पे कर रहे हैं 4000 समथिंग रुपीज, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। इसके बाद हमारा आता है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट किसको बोलते हैं, जिस दिन ये एक्सपायर कर जाएगा। अब ये किस दिन का डेट दिखा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो 25 जनवरी 2023, मतलब 25 जनवरी 2023 को शाम में 3:30 बजे ये जो हमारा प्रीमियम है ये एक्सपायर कर जाएगा। ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये भी एक्सपायर कर जाएगा। उसको अगर हम लोग उससे पहले नहीं बेचेंगे तो हमारा ब्रोकर बेच देगा। अब हम लोगों को उस वक्त लॉस चल रहा, प्रॉफिट चल रहा, मतलब नहीं है, ये हमारा ऑप्शन में होता है। लेकिन अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हो तो फ्यूचर में क्या होता है कि आपको बेचना ही पड़ेगा एक्सपायरी तक, ठीक है, एक्सपायरी के दिन आपको बेचना ही पड़ेगा। जैसे कि मैं आप लोगों को फोन का एग्जांपल समझाया था, अगर 15 दिन का बात है और मैं उसके दुकान वाले के पास जा रहा हूँ, तो अब वहां पे वो पीछे नहीं हट सकता कि नहीं मैं आपको नहीं बेचूंगा, क्योंकि करंट प्राइस तो 12000 रुपए है, मैं आपको 2000 लॉस में क्यों बेचूंगा। उसको बेचना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होता है, आप छोड़ दो, आपका प्रीमियम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर में आपको क्या करना पड़ेगा, खरीदना ही पड़ेगा या फिर बेचना ही पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं होता, आप छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं, आपका ब्रोकर बेच देगा, जो आपका अमाउंट बचता है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्ट्राइक प्राइस में, प्रीमियम में और एक्सपायरी डेट में। ऑप्शंस के 2 टाइप होते हैं, एक कॉल ऑप्शन होते हैं, एक पुट ऑप्शन होते हैं। कॉल ऑप्शन मतलब सीई, वो हम लोग तब खरीदते हैं जब हम लोगों को ये लगता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। और एक होते हैं पीई, पुट ऑप्शन जिसको बोलते हैं, वो हम लोग तब खरीदते हैं जब हम लोग को ऐसा लगता है कि प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। अब मैं यहाँ पे मैंने क्या ऐड किया था, तीनों सीई है, यहाँ पे आप देख सकते हो सी सी सी। अब अगर मैं इसको खरीद रहा हूँ तो इसमें हम लोगों को प्रॉफिट तब होगा जब यहाँ से प्राइस क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा कंटिन्यूसली। अभी मार्केट चल रहा है 191, बैंक निफ्टी जब ऊपर जाएगा तो इसका भी प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा देन हम लोगों को क्या होगा, इसमें प्रॉफिट होगा। लेकिन अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार पीई का ऑर्डर ऐड करता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, बैंक निफ्टी 42,500 पीई को ऐड करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पी आ गया, मैं क्या किया, इसको ऐड कर दिया। अब इसका प्राइस है 250 रुपए। अब मुझको इसमें प्रॉफिट तभी होगा जब बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाएगा। बैंक निफ्टी का होना नीचे जाना चाहिए, तभी पुट का प्राइस जो होता है इंक्रीज होता है। अगर मैं इसको 250 पे खरीदता हूँ तो इसका प्राइस तब बढ़ेगा जब बैंक निफ्टी गिरेगा। लेकिन
अगर मैं इसको खरीद रहा हूँ तो बैंक इसका प्राइस तब बढ़ेगा जब बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ही जाएगा तब। तो ये डिफरेंस होता है सीई और पीई में। हम लोग सी तब खरीदते हैं जब हम लोग को ऐसा लगता है कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, और हम लोग पी तब खरीदते हैं जब हम लोग को ऐसा लगता है कि प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ पे दो तरीके के ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी। लेकिन अभी जो आप लोगों को जो चीज समझाया, स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम, एक्सपायरी डेट, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये सब चीज समझ में आया सब लोगों को? समझ में आया सब लोगों को? हाँ सर, समझ में आया। शुभम के अलावा कोई नहीं बोला, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया जी क्या? सर, समझ में आ गया सर। हाँ तो समझ में आया। सब लोगों को आया? जी जी। ओके। और जो भी लोग हैं वो लोग भी एक बार बता दीजिए आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर। हाँ सर आया। यस सर। समझ में आ गया। ठीक है। अभी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप एक बार पूछ लो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कल का जो हमारा मेन टॉपिक है उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की हम लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है उस पर ध्यान रखना चाहिए। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बाद हम लोग समझेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग समझेंगे हार्मोनिक ट्रेडिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और जो सब लोगों को पता होना चाहिए। तो हार्मोनिक ट्रेडिंग का लेक्चर आप लोगों को अटेंड करना ही है और हार्मोनिक ट्रेडिंग आप लोगों को सीखना ही है। हार्मोनिक ट्रेडिंग अगर आप एक बार सीख जाते हैं देन सिंपल प्राइस एक्शन और हार्मोनिक पैटर्न को यूज करके आप बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हो, इस चीज की मैं गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन हार्मोनिक ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है जितनी आप लोगों को लगती है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो चीज मैं सिखाऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्लियर कर दिया, उसके बाद मैं बताऊंगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी, वो एक दिन का काम है, एक दिन में क्लियर हो जाएगा। ये दोनों टॉपिक कल मैं क्लियर कर दूंगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। उसके बाद फिर क्या होगा, हम लोग सीखेंगे हार्मोनिक पैटर्न के बारे में। 7 पैटर्न होते हैं, 7 पैटर्न को मैं आप लोगों को अच्छे से डीपली समझाऊंगा, ग्राफ पे उसका लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो। कल ट्रेडिंग साइकोलॉजी और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को क्लियर करेंगे, और हार्मोनिक पैटर्न जो होते हैं वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे ही बेस्ड होते हैं। तो वो कितना अच्छा और कितना परफेक्ट वर्क करता है उसका मैं लाइव एग्जांपल आप लोगों को दिखाऊंगा जब मैं हार्मोनिक पैटर्न आप लोगों को बताऊंगा तब। अभी आप लोगों को अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को छोड़ के ये सारे टॉपिक में से कुछ भी डाउट है तो आप लोग बिंदास पूछ सकते हो। किन्हीं को भी अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। किन्हीं को भी कोई भी डाउट? सर ऑप्शन में हाँ जी बोलिए। एक डाउट है सर मुझे। हाँ बोलिए। ऑप्शन में हमको अगर ट्रेडिंग करना है तो मिनिमम कितना अमाउंट डालना पड़ेगा उसके लिए? कितना दिन का आपके पास एक्सपीरियंस है, कितने दिन से आप ट्रेड कर रहे हो, मार्केट को वॉच कर रहे हो? नहीं, ऐसा जुम करो कि आई हैव द एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा जुम करो सर कि मुझे कुछ एक्सपीरियंस है उसमें, ठीक है, लेकिन मुझे उसमें एक सीखने के लिए मुझे कितना अमाउंट, मतलब ऐसा है कि मुझे उसमें सीखना भी है और थोड़ा पैसा भी कमाना है, ठीक है, तो मिनिमम एक उसमें कितना पैसा डाल सकता हूँ ऑप्शन के लिए, ऐसा पूछ रहा हूँ मैं। एक जनरल क्वेश्चन है, जैसे कि मतलब इंट्राडे अगर करना है मुझे, नॉर्मल इंट्राडे, तो उसके लिए 1000 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ ना, तो ऐसा ऑप्शन के लिए मुझे कितना? यस। नहीं, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन में आपको ट्रेड करने के लिए कम से कम आपके अकाउंट में कम से कम मिनिमम अमाउंट 15 से 20,000 होनी चाहिए। देन आप एक लॉट में अच्छा ट्रेड कर सकते हो, 1 से 2 लॉट में ट्रेड कर सकते हो। कम से कम 20,000 होना चाहिए। हाँ ऑप्शंस का ही मैं बात कर रहा हूँ। कम से कम आपके पास जो है ना 20,000 अगर है तो आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन यही है कि ऑप्शन में क्या होता है कि वो आपका 20,000 जीरो भी हो सकता है, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। और अगर आप अच्छे से सीखे हो, अच्छे से कर सकते हो, तो आप उस 20,000 को डबल भी कर सकते हो। लेकिन यही है कि आपको कितना आता है, कितना एक्सपीरियंस है, आप कितना सही ट्रेड कर रहे हो, कितना सही एंट्री एग्जिट कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। ओके। हाँ तो आप कम से कम 15 से 20,000 रखोगे वॉलेट में, तो आप वहां पे सही तरीके से ट्रेड कर सकते हो। एट द मनी के प्रीमियम को खरीद सकते हो स्ट्राइक प्राइस पे, या फिर इन द मनी के प्रीमियम को खरीद सकते हो अगर 20,000 है तो। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। और जैसे कि अभी हमारा बैंक निफ्टी चल रहा है 42,500, और 42,500 हमारा होता है एट द मनी। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो इसको बाई, अगर हम लोग एक लॉट भी बाई करना चाहें यहाँ पे, तो एक लॉट बाई करने के लिए हम लोगों को बस देना 7,000 रुपए। तो 7,000 में आप एक लॉट दे सकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना है कि अगर आप 7,000 दे रहे हो तो इसमें से कितना प्रॉफिट करना है और इस 7,000 में से आपको कितना लॉस करना है।
जो हमारा स्टॉप लॉस होता है। ये चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। 7,000 में से आप कितना लॉस कर सकते हैं और 7,000 से आप कितना प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर आप 7,000 लगा रहे हैं तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि 7,000 से मैं कितना इसमें डुबाऊंगा। अगर 7,000 लगा रहा हूँ तो उसमें से ज्यादा मैं लॉस करूंगा 500 से 600 का। और अगर आप 500 का लॉस करने के लिए बैठे हो तो इट मीन्स कि आपको उस ट्रेड में कम से कम 500 का डबल मतलब 1,000 रुपये प्रॉफिट करना है। 1:2 का जो रेशियो होता है इसी होता है। अगर आप 500 का लॉस करने के लिए उसमें ये हो रहा है, इट मीन्स कि आपको क्या करना है, वहां पे 1,000 का प्रॉफिट भी होना चाहिए, देन आप उस ट्रेड में एंट्री करो। ठीक है। ओके 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 ठीक है। तो और कोई डाउट किन्हीं लोगों को? जितने भी लोग हैं उन लोगों को कोई भी डाउट? एक चीज और रिपीट कर देता हूँ, अगर आप लोगों को वापस से बेसिक से सीखना है तो बैच 3 जो बनेगा आप उसको ज्वाइन कर लेना, वहां मैं फिर से सिखा दूंगा। अभी जो चीज बताया हूँ, जो भी चीज लोग स्टार्टिंग से सीखते हुए आ रहे हैं, अगर उन लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, ये कल संडे, कल आप क्लास लेंगे? कल संडे है, ले लूंगा अगर आप लोग बोलो तो। नहीं सर, जैसे आपकी इच्छा सर। आप बता दो, अगर आपको क्लास में आना है तो मैं ले लूंगा आपके लिए क्लास। नहीं सर, लेडीज हो सकता है, तो वो मैटर सभी नहीं, के लिए। सीखने के लिए कोई दिन मैटर नहीं करता है फिर। हाँ, संडे के लिए तो मतलब अच्छा है, इतना टाइम मिलता है, प्रैक्टिस के लिए मिलता है और सीखने के लिए टाइम मिलता है, तो संडे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मुझे पर्सनली मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं कल भी क्लास ले लूंगा। चलिए आप लोगों के लिए कल भी क्लास होगी आप लोगों की, वही 8 बजे से स्टार्ट करूंगा कल भी क्लास। नहीं कल संडे है तो कल 1 घंटा पहले स्टार्ट करेंगे, 7 बजे स्टार्ट कर देंगे क्लास को। ठीक है, और बेटर। ठीक है सर। 7 बजे स्टार्ट करेंगे और 8, साढ़े 8, 9 बजे तक कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। हाँ जी। और कोई डाउट किन्हीं लोगों को? हाँ सर, बोलिए। सर लाइक अगर एक बेयरिश ट्रेंड के बॉटम में एक हैमर बनता है एंड उसके बाद जो सेकेंड कैंडल जो हमारा कंफर्मेशन कैंडल है वो अगर ग्रीन में क्लोजिंग देता है, मतलब ग्रीन बनता है, लेकिन फर्स्ट कैंडल जो हैमर था उसके क्लोजिंग के थोड़ा सा नीचे क्लोज होता है, तो क्या उसको मतलब कंफर्मेशन मान सकते हैं या एक चीज वीक बताता हूँ, ब्रेकआउट समझ? अगर बॉटम पे हैमर बना है और उसके बाद का कैंडल ग्रीन है तो इसका मतलब है कि वो रेड वाले के ऊपर ही क्लोज हुआ है। और अगर उसके ऊपर क्लोज नहीं देगा ना तो वो अपने आप रेड हो जाएगा। एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे आप समझना कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से। अब ये जो कंटिन्यूसली मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो ये रेड कैंडल है, अब ये ग्रीन है। इसका मतलब होता है कि ये जो रेड कैंडल जहाँ पे क्लोज हुआ है ना, मान लेते हैं अगर 100 रुपीज पे क्लोज हुआ, इट मीन्स कि ये जो कैंडल है ये 101 पे क्लोज हुआ, इसलिए ये ग्रीन है। अगर ये 100 पे या फिर 99 पे क्लोज होता तो ये अपने आप रेड हो जाता। और अगर आपका जो कहने का क्वेश्चन है कि अगर बॉटम पे हैमर बन रहा है और हैमर के बाद का कैंडल ग्रीन है लेकिन उसके नीचे है, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर बॉटम के बाद का कैंडल ग्रीन है इट मींस कि वो क्या हो रहा है, हैमर के ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है, इसलिए वो ग्रीन है। ठीक है। बट सर वो निफ्टी का ना डेली चार्ट जो है वहां पर एक ऐसा सेम सिनेरियो है। डेली टाइम फ्रेम पे आपको कैसे समझ में आएगा ये चीज? डेली टाइम फ्रेम पे क्या होता है, आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे अलग चीज होता है। यहाँ पे देखोगे तो आपका जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से ये ग्रीन है और इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे क्या होता है कि कैंड, ये तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 मिनट यार रुक जाओ, डेली टाइम फ्रेम करता हूँ। अब यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन होता है। अब ये रेड कैंडल कहाँ पे क्लोजिंग दिया, यहाँ पे क्लोजिंग दिया 18,107 पे, उसको मैं मार्क कर देता हूँ। रेड कैंडल हमेशा नीचे क्लोजिंग देता है, ये तो चीज आपको पता है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये रेड कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया और ये जो रेड कैंडल क्लोजिंग दिया ये कहाँ पे दिया, 18,027 पे। तो ये कॉमन सी बात है कि ये अपने आप ग्रीन बनेगा। क्यों? क्योंकि ये अब ये ग्रीन इस रेड बनेगा। अब रेड इसलिए बन रहा है क्योंकि ये जहां पे ओपन हुआ, रेड कैंडल जो ओपन हुआ, ये उसके नीचे क्लोजिंग दिया। अब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग प्रीवियस कैंडल को नहीं देखेंगे कि प्रीवियस कैंडल कहाँ क्लोजिंग दिया। अगर यहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है और यहाँ से थोड़ा सा भी अगर नीचे क्लोजिंग देता है और ये कैंडल के ऊपर ही क्लोजिंग देता है, फिर भी ये रेडी होगा। क्यों? क्योंकि ये जहां पे ओपन हुआ उससे कम प्राइस में जाकर क्लोज हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग ये चीज नहीं देख सकते हैं, प्रीवियस कैंडल को डेली टाइम फ्रेम पे नहीं देखकर हम लोग आगे की कैंडल्स को, कलर को मैटर करेंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो एक चीज को, आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। वैसा एग्जांपल मुझको मिल जाए। हाँ ये देखो मिला। ये ग्रीन कैंडल हमेशा ऊपर क्लोजिंग देता है। मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको मार्क कर दिया, ठीक है।
अब रेड कैंडल को यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे ओपन हुआ है इस जगह पे और क्लोजिंग दिया इस जगह पे, यहाँ पे तो इसके नीचे आके क्लोजिंग दिया तो ये अपने आप रेड बन गया। ये चीज क्लियर है? हाँ बिल्कुल। अब ये कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया, इसके बाद मार्केट गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुल के यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोजिंग दिया। ये जहां पे ओपन हो रहा है उसके एक पॉइंट भी नीचे आकर क्लोजिंग देगा तो ये रेड ही बनेगा। अब देखो इसके बाद कैंडल क्या हुआ, रेड में क्लोजिंग दिया। क्यों? ये तो यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। इसका क्लोजिंग प्राइस क्या है, मार्क कर लेता हूं मैं। इसका क्लोजिंग प्राइस है 18,485 रुपया और ये जो कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है वो है 18,511 रुपया। 485 इसका क्लोजिंग है, इसके बाद जो कैंडल है ये इसका क्लोजिंग है 511, मतलब इससे तो ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, फिर भी ये रेड है। क्यों? वो रेड इसलिए है क्योंकि ये ओपन हुआ था कितने पे, वो इंपॉर्टेंट होता है डेली टाइम फ्रेम पे। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। ये ओपन कहाँ पे हुआ है, इसको मैं मार्क कर तो देता सर हूँ। वो वाला जो अभी रेड कैंडल अभी दिखा रहे थे, जो आपने बताया कि रेड ओपन हुआ है ऊपर लेकिन रेड में क्लोजिंग दिया है, उसके पहले जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है वो अगर हम समझे कि ब्रेकआउट कैंडल है और उसके बाद वाला जो हैमर जैसा है वो अपना कंफर्मेशन कैंडल है, तो भी वो कंफर्म होगा क्योंकि वो प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया तो है। देखो आप यहाँ पे आप डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट कैसे देख सकते हो बॉस, आपको तो नहीं ब्रेकआउट जब मतलब 5 डेली टाइम फ्रेम नहीं, मतलब नॉर्मली जो 5 या 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उसी में अगर नहीं कंफर्मेशन नहीं कैंडल नहीं उस ऊपर वक्त भाई, क्लोजिंग देता है बट रेड बनता है तो। लेकिन आप ये चीज भी तो समझो, जब आप 5 मिनट का ग्राफ खोलोगे ना और अगर इसके बाद का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो वो रेड बनेगा ही नहीं, वो ग्रीन बन जाएगा। नहीं आप नहीं मेरा मतलब है, मतलब अगर थोड़ा सा वो गैप अप खुल गया और नीचे के टाइप में फिर भी क्लोजिंग वो दे दिया। ग्रीन होगा, फिर भी अगर वो नीचे लाइव मार्केट में पहली बात तो ये कि ज्यादा बड़ा गैप अप नहीं होता है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे कहीं पे भी वैसा एग्जाम्पल, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे क्लोज दिया रेड कैंडल, इसके बाद ये यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ जाके क्लोज दिया। अब लाइव मार्केट में कभी गैप अप नहीं देखोगे। अब देखो यहाँ पे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। रेड कैंडल क्या हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग दिया, ठीक है, और यहीं पे ग्रीन कैंडल ओपन हुआ, ये इसके थोड़ा सा ही ऊपर जाके क्लोजिंग दिया तो ये ग्रीन है। और ये ग्रीन इसलिए है क्योंकि अपने प्रीवियस कैंडल के हिसाब से ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। अब यहाँ पे अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है और गैप डाउन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोजिंग देता है, फिर भी वो ग्रीन में बनेगा। लेकिन गैप डाउन होकर और वो नीचे ही क्लोजिंग दे रहा है तो कॉमन सी बात है कि वो अपने प्रीवियस कैंडल से भी नीचे क्लोजिंग दे रहा है और जहां पे ओपन हुआ उसके नीचे क्लोजिंग दिया। अब यहाँ पे वैसे ही एग्जांपल देख लो, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग दिया, अब ये थोड़ा गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद नीचे ही आके क्लोजिंग दिया। क्लोजिंग कहाँ दिया, अपने प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग दिया तो ये रेड है। अब ये गैप अप खुला यहाँ पे और अगर जहां पे खुला इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग देता तो ये तो पैसे उसी हिसाब से ग्रीन बनता है। और ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो क्लोजिंग दिया है इसके ऊपर ही क्लोज हो रहा है तो ये अपने आप ग्रीन हो जाएगा। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं कैंडल को और यहाँ पे आप प्रीवियस कैंडल को देखोगे, आपको यहाँ पे प्रीवियस कैंडल को देखना ही नहीं है। मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे जाके क्लोजिंग दिया तो ये रेड बनेगा। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया था, कहाँ गया वो एग्जांपल, हाँ ये रहा रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, ये कैंडल रेड बना, लेकिन ये तो क्लोजिंग तो इसके ऊपर दिया प्रीवियस कैंडल के हिसाब से, लेकिन फिर भी रेड है। रेड इसलिए है क्योंकि ये जहां पर ओपन हुआ है उसके ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं दिया है। कैंडल स्टिक का जो मैं वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि रेड कैंडल हमेशा ऊपर ओपन होता है। फोटो दिखाता हूँ आपको, वेट, देखो यहाँ पे कैंडल स्टिक्स में मैंने अच्छे से समझा था कि रेड कैंडल हमेशा ऊपर ओपन होता है। इसका एग्जांपल भी दिया था कि अगर मान लेते हैं 100 रुपीज पे जो ओपन हो रहा है तो ये अपना हाई बनाया 150 रुपए का और वापस नीचे आके क्लोजिंग कहा दिया 70 या 80 रुपए पे, मतलब 100 पे ओपन हुआ और 70 रुपए पे क्लोजिंग दिया तो ये अपने आप रेड हो जाएगा, बेयरिश हो जाएगा। बेयर का मतलब क्या होता है, नीचे जाना। मतलब क्या होता है कि अगर ये 100 पे ओपन हुआ, इससे एक पैसा भी अगर नीचे आकर क्लोजिंग देता है तो वो रेड बन जाएगा। और इसका ठीक अपोजिट होता है ग्रीन कैंडल, ये हमेशा नीचे ओपन होता है और ऊपर क्लोज देता है। मतलब अगर 100 रुपीज पे ओपन हो रहा है तो अगर ये 99.99 पे भी क्लोजिंग देगा ना तो ये रेड में क्लोजिंग देगा। लेकिन अगर 100 पे ओपन हो रहा था 100.01 पे भी क्लोजिंग देगा तो ये अपने आप ग्रीन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां से खुला उससे ज्यादा प्राइस में ये क्लोज दे रहा है, इसलिए ये ग्रीन है। और रेड क्या होता है, जहां पे ओपन होता है उसके नीचे क्लोजिंग देता है तो ये रेड होता है। लेकिन जब आप लाइव मार्केट में देखोगे, डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग जो अभी रूल बताया उसको फॉलो करना है। लेकिन अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या होता है, मार्केट जहां पे क्लोज होता है उसके बाद कैंडल वहीं पे ओपन हो जाता है। अब उसके बाद कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, देन हम लोग उसको कंसीडर करेंगे कि हाँ ये परफेक्ट ब्रेकआउट है। अब अगर मान लेते हैं ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, इसके बाद कैंडल वहीं पे ओपन हुआ, नीचे अगर क्लोजिंग दिया, ये नीचे तो पहले प्रीवियस कैंडल से भी तो नीचे क्लोजिंग दे रहा है क्योंकि प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग क्या है,
ये पॉइंट है। और रेड कैंडल नीचे क्लोजिंग देता है तो उसका ये है अपने उसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है, इट मींस कि ये रेड होगा। और पहले आप प्रीवियस कैंडल को देखकर समझो, या फिर ये जहां पर ओपन हुआ उसके नीचे अगर क्लोजिंग दे रहा है, अगर आप प्रीवियस कैंडल को नहीं देख रहे हो तो भी जहां पर ओपन हुआ उसके नीचे अगर क्लोजिंग दे रहा तो ये रेड बन जाएगा अपने आप, जो हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं जिस कॉन्सेप्ट को। समझ में आया ये चीज? हाँ सर, क्लियर क्लियर। ओके, और कोई डाउट किन्हीं लोगों को भी? किन्हीं को भी और कोई डाउट नहीं है तो वो भी बता दो कि नहीं है, अगर है तो पूछ लो। नहीं है आपको डाउट? ओके ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। कल का जो हमारा क्लास होगा वो होगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे और फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे। अब जिन लोगों को हार्मोनिक ट्रेडिंग सीखना है, जिनको हार्मोनिक ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है और वो सीखना चाहते हैं, तो आप लोगों को फिबोनाची रिट्रेसमेंट समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट नहीं समझोगे तो हार्मोनिक कुछ नहीं समझ में आएगा। तो कल का लेक्चर प्लीज अटेंड करना जिसको भी हार्मोनिक पैटर्न सीखना है। और कल लेक्चर जो होगा वो 7 बजे होगा, ये चीज मैं अभी ग्रुप में भी बता दूंगा। जो लोग लीव कर दिया उन लोगों के लिए। और हार्मोनिक पैटर्न सीखना है तो फिबोनाची सीखना पड़ेगा, जो मैं आप लोगों को कल बता दूंगा अच्छे से। तो कल का लेक्चर प्लीज अटेंड करना। अभी आप लोगों को अगर कोई डाउट नहीं है तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग कल वापस से मिलेंगे, हमारा जो कल का टॉपिक है उसको क्लियर करेंगे। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू। ओके सर।